चैप्टर 2 कोनी और क्लिफोर्ड 1920 की शरद ऋतु में रग्बी घर आ गए। मिस चैटली अपने भाई के दलबदल से अभी भी निराश थी। वह चली गई थी और लंदन में एक छोटे से फ्लैट में रह रही थी। रग्बी भूरे पत्थर से बना एक लंबा, छोटा और पुराना घर था, जिसे 18वीं सदी के मध्य में बनवाना शुरू किया गया था, और जब तक ये बिना किसी खास पहचान के एक जगह का एक वारेन नहीं बन गया, तब तक इसमें और भी बहुत कुछ जोड़ा गया। यह ओक के पेड़ों के एक पुराने पार्क में एक ऊंचे स्थान पर खड़ा था, लेकिन अफसोस, कोई भी व्यक्ति टैवशॉल पिट की चिमनी को देख सकता था, जिसमें भाप और धुएं के बादल थे, और पहाड़ी की नम, धुंधली दूरी पर टैवशॉल गांव का कच्चा इलाका था, एक ऐसा गांव जो लगभग पार्क के गेट से शुरू होता था और एक लंबे और भयानक मील तक पूरी तरह से निराशाजनक बदसूरती में पीछे हट जाता था। घर दयनीय, छोटे, गंदे, ईंट के घरों की कतारें, ढक्कन के लिए काली स्लेट की छतें, तीखे कोन और जानबूझकर खाली नीरसता। कोनी केंसिंगटन या स्कॉच हिल्स या ससेक्स डाउन्स की आदि थी, यही उसका इंग्लैंड था। युवा के संयम के साथ उसने कोयले और लोहे के मिडलैंड्स की पूरी तरह से निर्जीव कुरूपता को एक नज़र में देखा और उसे वैसा ही छोड़ दिया जैसा वह था, अविश्वसनीय और जिसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। रग्बी के उदास कमरों से उसने खदान में स्क्रीन की खड़खड़ाहट, वाइंडिंग इंजन की फुफकार, शंटिंग ट्रकों की खनक खनक और कोलियरी इंजनों की कर्कश छोटी सी सीटी सुनी। टैवशॉल पिट बैंक जल रहा था, सालों से जल रहा था, और इसे बुझाने में हजारों खर्च होने वाले थे, इसलिए इसे जलना ही था। और जब हवा उस तरफ होती थी, जो अक्सर होती थी, तो घर धरती के मलमूत्र के इस सल्फरयुक्त दहन की बदबू से भर जाता था। लेकिन हवा रहित दिनों में भी हवा में हमेशा धरती के नीचे कुछ गंधक, लोहा, कोयला या एसिड की गंध आती रहती थी। और यहाँ तक कि क्रिसमस के गुलाबों पर भी यह गंधक लगातार जमी रहती थी, अविश्वसनीय, कयामत के आसमान से गिरे काले मन्ना की तरह। खैर, ये था, बाकी चीजों की तरह किस्मत में लिखा हुआ। ये बहुत भयानक था, लेकिन क्यों लात मारें? आप इसे लात मारकर दूर नहीं कर सकते थे। ये बस चलता रहा, बाकी सब की तरह जीवन। रात में बादलों की निचली अंधेरी छत पर लाल धब्बे जलते और कांपते थे, धब्बे बनते और फूलते और सिकुड़ते, जैसे जलने से दर्द होता है। ये भट्टियाँ थीं। पहले तो वे कोनी को एक तरह के डर से मोहित करती थीं, उसे लगता था कि वह भूमिगत रह रही है। फिर उसे उनकी आदत हो गई, और सुबह बारिश हुई। क्लिफोर्ड ने लंदन से ज्यादा रग्बी को पसंद किया। इस देश की अपनी एक दृढ़ इच्छाशक्ति थी और लोगों में हिम्मत थी। कोनी को आश्चर्य हुआ कि उनके पास और क्या था, निश्चित रूप से न तो आंखें और न ही दिमाग। लोग देहात की तरह ही थके हुए, बेढंगे और उदास थे और उतने ही अमित्र थे। बस उनके मुंह से बोली में कुछ ऐसा था जो भयानक और थोड़ा रहस्यमय था, और जब वे काम से लौटते हुए डामर पर टोलियों में घर लौटते थे तो उनके नाखून लगे बूटों की आवाज में कुछ ऐसा था जो भयानक और थोड़ा रहस्यमय था। युवा जमींदार के लिए घर में कोई स्वागत समारोह नहीं था, कोई उत्सव नहीं था, कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं था, यहाँ तक कि एक भी फूल नहीं था। केवल एक मोटर कार में एक अंधेरी, नम सड़क पर एक नम सवारी, उदास पेड़ों के बीच से गुजरते हुए, पार्क की ढलान पर जहाँ भूरे रंग की नम भेड़ें चर रही थीं, उस टीले पर जहाँ घर ने अपना गहरा भूरा मुखौटा फैलाया था, और घर की नौकरानी और उसका पति धरती पर अनिश्चित किराएदारों की तरह मंडरा रहे थे, स्वागत के लिए हकलाते हुए तैयार। रग्बी हॉल और टैवशॉल गांव के बीच कोई संवाद नहीं था, बिल्कुल नहीं। कोई टोपी नहीं छुई गई, कोई प्रणाम नहीं किया गया। कॉलियर केवल घूरते रहे। कारीगरों ने कोनी को एक परिचित के रूप में अपनी टोपी उठाई और क्लिफोर्ड को अजीब तरह से सिर हिलाया, बस इतना ही। खाड़ी अगमिया और दोनों तरफ एक शांत तरह का आक्रोश। पहले तो कोनी को गांव से आने वाली नाराजगी की लगातार बूंदों से तकलीफ हुई। फिर उसने खुद को इसके प्रति कठोर बना लिया, और यह एक तरह का टॉनिक बन गया, कुछ ऐसा जिसे जीना था। ऐसा नहीं था कि वह और क्लिफोर्ड अलोकप्रिय थे, वे बस कॉलियर से पूरी तरह से अलग प्रजाति के थे। खाड़ी अगमिया, अवर्णनीय दरार, जैसा कि शायद ट्रेंट के दक्षिण में मौजूद नहीं है, लेकिन मिडलैंड्स और औद्योगिक उत्तर में खाड़ी अगमिया है, जिसके पार कोई संचार
नहीं हो सकता। तुम अपनी तरफ रहो, मैं अपनी तरफ रहूंगा। मानवता की आम नब्ज का एक अजीब इनकार। फिर भी गांव के लोग क्लिफोर्ड और कोनी के साथ सहानुभूति रखते थे। असल में दोनों ही तरफ से यही था, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। रेक्टर लगभग 60 साल का एक अच्छा आदमी था, जो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित था, और व्यक्तिगत रूप से गांव के चुप रहने वालों तुम मुझे अकेला छोड़ दो ने उसे लगभग नगण्य बना दिया था। खनिकों की पत्नियां लगभग सभी मेथोडिस्ट थीं। खनिक कुछ भी नहीं थे, लेकिन पादरी ने जो आधिकारिक वर्दी पहनी थी वह भी इस तथ्य को पूरी तरह से अस्पष्ट करने के लिए पर्याप्त थी कि वह किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही एक आदमी था। नहीं, वो मिस्टर एशबी था, एक तरह का स्वचालित उपदेश और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। ये जिद्दी, सहज स्वाभाविक, अगर आप लेडी चैटली हैं तो हम खुद को आपके बराबर समझते हैं, पहले तो कोनी को बहुत हैरान और चकित कर दिया। खनिकों की पत्नियां जिस अजीब, संदिग्ध, झूठे मिलनसार व्यवहार के साथ उसके प्रस्तावों का स्वागत करती थीं, अजीब तरह से आक्रामक रंग, ओ भगवान! अब मैं कुछ हूँ, लेडी चैटली मुझसे बात कर रही है, लेकिन उसे यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूँ, जिसे वह हमेशा महिलाओं की आधी अधूरी आवाज़ों में झंझनाते हुए सुनती थी। असंभव था। इससे आगे बढ़ना असंभव था। ये निराशाजनक और आक्रामक रूप से गैर अनुरूपतावादी था। क्लिफोर्ड ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, और उसने भी ऐसा ही करना सीखा। वो बस बिना उनकी ओर देखे चली गई, और वे ऐसे घूरते रहे जैसे वह चलती हुई मोम की मूर्ति हो। जब उसे उनसे निपटना पड़ता था तो क्लिफोर्ड बहुत घमंडी और तिरस्कारपूर्ण हो जाता था। कोई अब दोस्ताना व्यवहार नहीं कर सकता था। वास्तव में वह अपने वर्ग के अलावा किसी के प्रति बहुत घमंडी और तिरस्कारपूर्ण था। वह अपनी बात पर अड़ा रहा, बिना किसी समझौते के प्रयास के। और लोग उसे न तो पसंद करते थे और न ही नापसंद, वह बस चीजों का हिस्सा था, जैसे पिट बैंक और रग्बी खुद। लेकिन क्लिफोर्ड अब लंगड़ा हो चुका था और वास्तव में बहुत शर्मीला और संकोची था। उसे सिर्फ निजी नौकरों के अलावा किसी से मिलना पसंद नहीं था, क्योंकि उसे पहिएदार कुर्सी या किसी तरह की बात चेयर पर बैठना पड़ता था। फिर भी वह हमेशा की तरह अपने महंगे दर्जी द्वारा बनाए गए सावधानीपूर्वक कपड़े पहनता था, और वह पहले की तरह ही सावधानी से बॉन्डर स्ट्रीट नेकटाई पहनता था, और ऊपर से वह हमेशा की तरह ही स्मार्ट और प्रभावशाली दिखता था। वह कभी भी आधुनिक महिला जैसे युवा पुरुषों में से नहीं था, बल्कि अपने लाल चेहरे और चौड़े कंधों के साथ देहाती भी। लेकिन उसकी बहुत ही शांत, झिझकती आवाज़ और उसकी आंखें, एक ही समय में साहसी और भयभीत, आश्वस्त और अनिश्चित, उसके स्वभाव को प्रकट करती थीं। उसका व्यवहार अक्सर आक्रामक रूप से घमंडी होता था, और फिर से विनम्र और आत्मविनीत, लगभग कांपता हुआ। कोनी और वह एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक अलग आधुनिक तरीके से। वो खुद में बहुत ज्यादा आहत था, अपने अपंग होने के सदमे से, सहज और चंचल होने के लिए। वह एक आहत चीज थी, और इस तरह कोनी उसके साथ पूरी लगन से चिपकी रही। लेकिन वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि लोगों के साथ उसका कितना कम संबंध था। खनिक एक तरह से उसके अपने आदमी थे, लेकिन वो उन्हें मनुष्य के बजाय वस्तु के रूप में देखता था, जीवन के हिस्से के बजाय खदान का हिस्सा, उसके साथ मानव के बजाय कच्ची कच्ची घटनाएं। वो किसी तरह से उनसे डरता था। वह अब उन्हें अपनी ओर देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वह लंगड़ा था, और उनका अजीब, भद्दा जीवन हेजहॉग की तरह अप्राकृतिक लगता था। वह दूर से ही दिलचस्पी रखता था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो माइक्रोस्कोप से या दूरबीन से देख रहा हो। वह संपर्क में नहीं था। वह वास्तव में किसी के संपर्क में नहीं था, सिवाय परंपरागत रूप से रग्बी के और पारिवारिक रक्षा के घनिष्ठ बंधन के माध्यम से एम्मा के। इसके अलावा कुछ भी उसे वास्तव में छूता नहीं था। कोनी को लगा कि वह खुद वास्तव में उसे छूती नहीं थी। शायद अंत में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे समझा जा सके, बस मानवीय संपर्क का निषेध था। फिर भी वह पूरी तरह से उस पर निर्भर था, उसे हर पल उसकी जरूरत थी। वह जितना बड़ा और मजबूत था, उतना ही असहाय था। वह खुद को पहिएदार कुर्सी पर घुमा सकता था, और उसके पास मोटर अटैचमेंट वाली एक तरह की बात चेयर थी,
जिस पर वह धीरे धीरे पार्क में घूम सकता था। लेकिन अकेले वह एक खोई हुई चीज की तरह था। उसे कॉनी की जरूरत थी ताकि उसे यकीन हो सके कि वो मौजूद है। फिर भी वह महत्वाकांक्षी था। उसने कहानियां लिखना शुरू कर दिया था, अपने परिचित लोगों के बारे में रोचक, बहुत ही निजी कहानियां। चतुराईपूर्ण, बल्कि द्वेषपूर्ण, और फिर भी किसी रहस्यमय तरीके से अर्थहीन। अवलोकन असाधारण और अनोखा था, लेकिन कोई स्पर्श नहीं था, कोई वास्तविक संपर्क नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बात शून्य में घटित हुई हो। और चूंकि आज जीवन का क्षेत्र काफी हद तक कृत्रिम रूप से प्रकाशित मंच है, इसलिए कहानियां आधुनिक जीवन, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रति उत्सुकता से सच्ची थीं। क्लिफोर्ड इन कहानियों के बारे में लगभग रुग्ण रूप से संवेदनशील था। वह चाहता था कि हर कोई उन्हें अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठतम समझे। वे सबसे आधुनिक पत्रिकाओं में छपी और हमेशा की तरह उनकी प्रशंसा की गई और दोषारोपण किया गया। लेकिन क्लिफोर्ड के लिए दोष यातना थी, जैसे कि उसे चाकू भोंक रहे हों। ऐसा लगता था मानो उसका पूरा अस्तित्व उसकी कहानियों में समाया हुआ था। कोनी ने उसकी यथासंभव मदद की। पहले तो वह रोमांचित हुई। वो उसके साथ नीरसता से, आग्रहपूर्वक, लगातार हर बात पर बात करता था और उसे अपनी पूरी ताकत से जवाब देना पड़ता था। ऐसा लगता था मानो उसकी पूरी आत्मा, शरीर और सेक्स को जगाना था और उसकी कहानियों में शामिल होना था। इससे वह रोमांचित हो गई और उसमें डूब गई। भौतिक जीवन में वे बहुत कम जीते थे। उसे घर की देखरेख करनी थी, लेकिन गृह सेविका ने कई वर्षों तक सर जेफरी की सेवा की थी और वह सूखी सूखी, वृद्धा, अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से सही महिला जिसे आप शायद ही पार्लर नौकरानी कह सकते हैं, या यहाँ तक कि एक महिला भी जो मेज पर सेवा करती थी, 40 वर्षों से घर में थी। यहाँ तक कि गृह सेविकाएं भी अब जवान नहीं रहीं। ये भयानक था। ऐसी जगह के साथ आप क्या कर सकते थे, लेकिन इसे अकेला छोड़ दें। ये सभी अंतहीन कमरे जिनका कोई उपयोग नहीं करता, मिडलैंड्स की सभी दिनचर्या, यांत्रिक सफाई और यांत्रिक व्यवस्था। क्लिफोर्ड ने एक नए रसोई पर जोर दिया था, एक अनुभवी महिला जिसने लंदन में उनके कमरों में उनकी सेवा की थी। बाकी के लिए ये जगह यांत्रिक अराजकता से संचालित होती थी। सब कुछ बहुत अच्छे क्रम में चल रहा था, सख्त सफाई और सख्त समय की पाबंदी, यहाँ तक कि काफी सख्त ईमानदारी भी। और फिर भी कोनी के लिए यह एक व्यवस्थित अराजकता थी। कोई भी भावना की गर्मी इसे व्यवस्थित रूप से एकजुट नहीं कर रही थी। घर एक बेकार सड़क की तरह उदास लग रहा था। वो इसे अकेला छोड़ने के अलावा और क्या कर सकती थी, इसलिए उसने इसे अकेला छोड़ दिया। मिस चैटली कभी कभी अपने कुलीन पतले चेहरे के साथ आती थी और कुछ भी बदला हुआ न पाकर जीत जाती थी। वह कोनी को उसके भाई के साथ चेतना में उसके मिलन से बेदखल करने के लिए कभी माफ नहीं करेगी। ये वह एम्मा थी जिसे उसके साथ कहानियां, ये किताबें लानी चाहिए थी। चैटली की कहानियां, दुनिया में कुछ नया जिसे उन्होंने, चैटली ने, वहां रखा था। कोई दूसरा मानक नहीं था। पहले जो विचार और अभिव्यक्ति हुई थी, उसके साथ कोई जैविक संबंध नहीं था। दुनिया में केवल कुछ नया। चैटली की किताबें पूरी तरह से व्यक्तिगत। कोनी के पिता, जहां उन्होंने रग्बी से एक हवाई यात्रा की, और अपनी बेटी से निजी तौर पर, जहां तक क्लिफोर्ड के लेखन की बात है, ये स्मार्ट है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। ये टिक नहीं पाएगा। कोनी ने उस मजबूत स्कॉटिश शूरवीर को देखा जिसने अपने पूरे जीवन में खुद को अच्छा किया था, और उसकी आंखें, उसकी बड़ी, अभी भी आश्चर्यचकित नीली आंखें अस्पष्ट हो गईं। इसमें कुछ भी नहीं। इसमें कुछ भी नहीं होने से उनका क्या मतलब था? अगर आलोचकों ने इसकी प्रशंसा की और क्लिफोर्ड का नाम लगभग प्रसिद्ध हो गया और इसने पैसे भी कमाए, तो उसके पिता का ये कहने का क्या मतलब था कि क्लिफोर्ड के लेखन में कुछ भी नहीं था? और क्या हो सकता है? कोनी ने युवाओं का आदर्श अपनाया था। पल में जो कुछ था, वही सब कुछ था। और पल एक दूसरे के पीछे पीछे आते थे, बिना एक दूसरे से जुड़े हुए। रग्बी में अपने दूसरे शीतकाल के दौरान उसके पिता ने उससे कहा था, मुझे आशा है, कोनी, तुम परिस्थितियों के कारण डेमी वियर्ज नहीं बनोगी। एक डेमी वियर्ज।
कोनी ने अस्पष्टता से उत्तर दिया, क्यों नहीं, जब तक कि तुम्हें ये पसंद न हो। बेशक, उसके पिता ने जल्दी से कहा। क्लिफोर्ड से भी उन्होंने यही कहा। जब दोनों आदमी अकेले थे, मुझे डर है कि कॉनी को डेमी वियर्ज बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। आधी कुंवारी, क्लिफोर्ड ने उत्तर दिया और वाक्यांश का अनुवाद करते हुए निश्चित हो गया। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर उसका चेहरा लाल हो गया। वह क्रोधित और अपमानित था। किस तरह से यह उसे शोभा नहीं देता। उसने कठोरता से पूछा, वह पतली होती जा रही है। कोनिया, यह उसकी शैली नहीं है। वह पिल्चर्ड जैसी छोटी लड़की नहीं है, वह एक सुंदर स्कॉच ट्राउट है। क्लिफोर्ड ने कहा, बेशक, दागों के बिना। वह बाद में कोनी से अर्धकुंवारी के मामले के बारे में कुछ कहना चाहता था। उसके मामलों की अर्धकुंवारी स्थिति, लेकिन वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। वह एक साथ उसके साथ बहुत अंतरंग था और पर्याप्त अंतरंग नहीं था। वह उसके साथ बहुत अधिक एक था, उसके और उसके दिमाग में, लेकिन शारीरिक रूप से वे एक दूसरे के लिए अस्तित्वहीन थे, और दोनों में से कोई भी कॉपस डेलिक्टी को घसीटना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वे बहुत अंतरंग थे और पूरी तरह से संपर्क से बाहर थे। कोनी ने हालांकि अंदाजा लगाया कि उसके पिता ने कुछ कहा था और क्लिफोर्ड के दिमाग में कुछ चल रहा था। वह जानती थी कि क्लिफोर्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह डेमी वियर्ज है या डेमी मॉन्ड, जब तक कि वह पूरी तरह से नहीं जानता और उसे देखने के लिए नहीं बनाया गया है। जो आंख नहीं देखती और दिमाग नहीं जानता, उसका अस्तित्व नहीं है। कोनी और क्लिफोर्ड अब रग्बी में लगभग 2 साल से थे। क्लिफोर्ड और उनके काम में डूबे हुए अपने अस्पष्ट जीवन को जी रहे थे। उनके काम में उनकी रुचि कभी भी एक साथ बहने से नहीं रुकी थी। वे रचना की पीड़ा में बातें करते और संघर्ष करते और ऐसा महसूस करते जैसे कुछ हो रहा हो, वास्तव में हो रहा हो, वास्तव में शून्य में। और अब तक यह एक जीवन था, शून्य में। बाकी के लिए यह अस्तित्वहीन था। रग्बी वहाँ था, नौकर, लेकिन भूत प्रेत वास्तव में अस्तित्वहीन। कोनी पार्क में और पार्क से लगे जंगलों में घूमने जाती थी और एकांत और रहस्य का आनंद लेती थी। शरद ऋतु की भूरी पत्तियों को लात मारती थी और वसंत के प्राइमरोज को चुनती थी। लेकिन ये सब एक सपना था, या यूं कहें कि यह वास्तविकता का अनुकरण था। ओक के पत्ते उसके लिए शीशे में फड़फड़ाते हुए ओक के पत्तों की तरह थे। वह खुद एक आकृति थी जिसके बारे में किसी ने पढ़ा था। प्राइमरोज को चुन रही थी जो केवल छाया या यादें या शब्द थे। उसके लिए कोई सार या कुछ भी नहीं, कोई स्पर्श नहीं, कोई संपर्क नहीं, केवल क्लिफोर्ड के साथ यह जीवन, सूत के जाल का यह अंतहीन बुनना, चेतना की छोटी छोटी बातें, ये कहानियां जिनके बारे में सर मैल्कम ने कहा था कि उनमें कुछ भी नहीं है और वे टिकेंगी नहीं। उनमें कुछ भी क्यों होना चाहिए, वे क्यों टिकें? दिन के लिए उसकी बुराई ही काफ़ी है। इस क्षण के लिए वास्तविकता का आभास ही पर्याप्त है। क्लिफोर्ड के बहुत सारे दोस्त वास्तव में परिचित थे और उसने उन्हें रग्बी में आमंत्रित किया। उसने सभी प्रकार के लोगों, आलोचकों और लेखकों को आमंत्रित किया जो उसकी पुस्तकों की प्रशंसा करने में मदद करेंगे। और वे रग्बी में आमंत्रित किए जाने पर खुश थे और उन्होंने प्रशंसा की। कोनी ने ये सब अच्छी तरह से समझा, लेकिन क्यों नहीं? ये दर्पण में क्षणभंगुर पैटर्न में से एक था। इसमें क्या गलत था? वह इन लोगों की मेजबान थी, ज्यादातर पुरुष। वह क्लिफोर्ड के कभी कभार कुलीन रिश्तेदारों की भी मेजबान थी। एक कोमल, सुर्ख, देहाती दिखने वाली लड़की, झाइयों वाली, बड़ी नीली आंखों वाली, घुंघराले, भूरे बालों वाली, एक नर्म आवाज वाली और बल्कि मजबूत महिला कमर वाली होने के कारण उसे थोड़ा पुराने जमाने की और महिला जैसी माना जाता था। वह एक लड़के की तरह छोटी पिल्चर्ड मछली नहीं थी जिसके पास एक लड़के की तरह सपाट छाती और छोटे नितंब थे। वह बहुत ज्यादा स्ट्रैंड थी, लेकिन काफी स्मार्ट नहीं थी। इसलिए पुरुष, खासकर वे जो अब युवा नहीं रहे, उसके साथ बहुत अच्छे थे। लेकिन ये जानते हुए कि बेचारे क्लिफोर्ड को उसकी ओर से छेड़खानी के जरा से संकेत पर कितनी पीड़ा होगी, उसने उन्हें बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया। वह शांत और अस्पष्ट थी, उसका उनसे कोई संपर्क नहीं था और न ही उसका कोई इरादा था। क्लिफोर्ड को खुद पर असाधारण गर्व था।
उसके रिश्तेदार उसके साथ बहुत दयालुता से पेश आते थे। वह जानती थी कि ये दयालुता डर की कमी को दर्शाती है, और जब तक आप उन्हें थोड़ा डरा नहीं सकते, तब तक इन लोगों को आपके लिए कोई सम्मान नहीं है। लेकिन फिर भी उसका उनसे कोई संपर्क नहीं था। उसने उन्हें दयालु और तिरस्कारपूर्ण होने दिया। उसने उन्हें यह महसूस करने दिया कि उन्हें तत्परता में अपने स्टील को बाहर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका उनसे कोई वास्तविक संबंध नहीं था। समय बीतता गया, जो भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वह इतनी खूबसूरती से संपर्क से बाहर थी। वह और क्लिफोर्ड अपने विचारों और उसकी किताबों में जीते थे। वह मनोरंजन करती थी। घर में हमेशा लोग रहते थे। समय घड़ी की तरह चलता रहा, 7:30 की बजाय 8:30।